नमस्कार, देश की बात में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। और सबसे पहले खबर दिल्ली से। बाढ़ राहत कामों के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रति जिला के हिसाब से एक मंत्री तैनात किया है। कुल 6 जिले बाढ़ प्रभावित हैं और 6 मंत्रियों की ड्यूटी यहां पर लगाई गई है। जैसे साउथ ईस्ट में कैलाश गहलोत, ईस्ट में सौरभ भारद्वाज, नॉर्थ ईस्ट में आतिशी, नॉर्थ में राजकुमार आनंद, सेंट्रल में इमरान हुसैन, शाहदरा में गोपाल राय। सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता शरद शर्मा का। शरद, ये जरूरत क्यों पड़ रही है? कई मंत्रियों को हम देख रहे हैं कि वो लगातार सड़क पर हैं आम आदमी पार्टी के, और लेकिन जिला वाइज ये बांटकर क्यों लगाया गया है? इस तरह से ड्यूटी क्यों लगाई गई है? कादम्बनी, पहली बात तो ये है कि भले ही हम ये कहें कि बाढ़ का पानी जो है वो नीचे उतर रहा है, लेकिन अभी भी जो जनजीवन है सामान्य होने में समय लगेगा। तो इसलिए कुछ इंतजाम उसका करना था, तो ये इंतजाम किया गया है ताकि अलग अलग लोग अलग अलग कामों के लिए जिम्मेदार हो सकें। लेकिन जो अहम बात मानी जा रही है इस सब के पीछे वो ये है कि किस तरह से अफसरों से काम करवाया जाए, क्योंकि दिल्ली सरकार, केजरीवाल सरकार लगातार ये शिकायत कर रही है कि अफसर इस आपात स्थिति में भी उनके निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं। उनसे कुछ पूछा जाता है तो जवाब नहीं देते, फोन कॉल नहीं उठा रहे हैं, मैसेज का जवाब नहीं दे रहे हैं। और ये हमने कल भी देखा था जब सौरभ भारद्वाज कैमरे के सामने ही, मीडिया के सामने ही एलजी से शिकायत कर रहे थे कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, अफसर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। तो मामला भले ही कोर्ट में है कि अफसर किसके अधिकार क्षेत्र में आएंगे, लेकिन तब तक के लिए किस तरह से अफसरों से डील किया जाए और कैसे गवर्नेंस की जाए, एडमिनिस्ट्रेशन को किस तरह से रिस्पॉन्सिबल बनाया जाए। ये ना हो कि केवल एक ही व्यक्ति या एक ही मंत्री अफसरों से निपट रहा है, बाकी मंत्रियों को भी इस काम पर लगाया गया है ताकि अलग अलग लोग अलग अलग स्तर पर जब अफसरों के साथ बात करेंगे तो गवर्नेंस और जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बेहतर हो पाए। क्योंकि अभी काफी समय लगेगा जो जहां पे पानी आया है वहां पर पानी उतरने में, और जो राहत कैंप लगे हैं वहां पर किस तरह से लोग जो हैं अपनी जिंदगी ठीक तरह से जी सकें। खाना, पानी, बिजली की सुविधा, टॉयलेट्स की बड़ी समस्या यहाँ पे देखी गई, वो किस तरह से लोगों तक पहुंचाया जाए। तो इस सब के लिए मंत्रियों को काम पे लगाया गया है। और ये भी है कि इस समय और कोई काम किसी के पास नहीं होना चाहिए, सब इसी काम पे लगें। तो इसीलिए मंत्रियों की ड्यूटी प्रति जिले के हिसाब से दिल्ली के अंदर लगाई गई है। जी, बहुत शुक्रिया आपका शरद इस पूरी जानकारी के लिए। तो उम्मीद है कि इससे समन्वय बेहतर होगा और लोगों के हालात सुधरेंगे। वैसे दिल्ली के कई इलाकों में बाढ़ से हालात आज भी खराब हैं। दिल्ली में 5 दिन से यमुना खतरे के निशान से ऊपर है। दोपहर दिल्ली में यमुना का जलस्तर 207.18 मीटर रहा। हालांकि यमुना के जलस्तर में गिरावट लगातार आ रही है। दिल्ली में आज भी राजघाट पर कई फुट पानी भरा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर वाली सड़क तक पानी भर गया। बाढ़ के पानी के चलते यमुना बाजार, लाल किला, राजघाट, आईएसबीटी, कश्मीरी गेट में हालात खराब ही रहे। एनडीआरएफ के बाद अब सेना भी राहत और बचाव अभियान में जुटी हुई है। दिल्ली के मुकुंदपुर इलाके में बाढ़ के पानी में डूबने से 3 बच्चों की जान चली गई। तीनों बच्चे बाढ़ के पानी में नहाने गए थे। और ओखला बैराज के 32 में से 4 गेट अब भी गाद जमा होने के कारण बंद हैं। इसकी वजह से बाढ़ का पानी पूरी रफ्तार से नहीं निकल पा रहा है। नौसेना, पीडब्ल्यूडी और दूसरी एजेंसियां दिन रात लगी हुई हैं। आईटीओ बैराज से और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता रवीश रंजन शुक्ला। मैं इस वक्त यमुना के आईटीओ बैराज पर मौजूद हूं और ये आप देख सकते हैं कि यमुना नदी का ये आईटीओ बैराज है। ये जो यमुना नदी है इस पर 3 बैराज बने हुए हैं। एक पहला बैराज है वजीराबाद जो इससे पहले है। जब यमुना इंटर करती है दिल्ली के अंदर तो वजीराबाद का जो बैराज है उसका मेंटेनेंस दिल्ली सरकार के पास में है। दूसरा आईटीओ, ये जिस बैराज पर हम खड़े हैं, ये जो बैराज है इसका मेंटेनेंस हरियाणा सरकार के पास में है। और एक तीसरा ओखला बैराज है जिसका मेंटेनेंस उत्तर प्रदेश के पास में है, सरकार के पास में। तो ये जो आईटीओ बैराज है इसके 5 गेट जो है वो बाढ़ की वजह से जाम हो गए थे, यानी गाद बहुत आ गया था। उसके वजह से यमुना नदी का जो पूरा पानी है पूरे फ्लो के साथ में नहीं निकल पा रहा था। अब जो है वो 2 दिनों से लगातार जब चीज़ें नहीं संभली तो फिर आर्मी को बुलाना पड़ा। नेवी के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अब उन्होंने 2 दिन
क्योंकि उनके गोताखोर नीचे जाकर और उसके बाद में जहां पर ये गेट है लोहे का, वहां चूंकि गाज जमी है तो उसको पहले हटा रहे हैं। उसके बाद में जब वो थोड़ा उसका वजन जो है वो हल्का होता है तब उसको बाहर खींचा जाता है। तो एक बहुत ही लेंदी प्रोसेस है, ये बहुत ही जो है वो जटिल काम करने की प्रक्रिया है। तो ऐसे में वक्त तो लग रहा है, लेकिन राहत की बात यह है कि एक गेट अभी खुल चुका है और 4 गेटों पर काम चल रहा है। लेकिन अभी जो मैंने तस्वीर देखी है तो वो देखकर मैं हैरान रह गया कि अभी उस गेट के गाद के सफाई का काम चल रहा है। तो बहुत ही चूँकि यमुना में बाढ़ आई हुई है, पानी के अंदर उस सफाई को करना है, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा श्रमिक आप नहीं लगा सकते हैं। लेकिन राहत की बात यह है कि एक गेट आप देखिए ये खुल चुका है। ये जिस गेट की तस्वीर हम दिखा रहे हैं, यहाँ पर गाद को हटाने का जो काम है वो आप देखिए कि अभी ख़त्म हुआ है, गाद को हटा दिया गया है, गेट ये दिख रहा है और अभी जो है वो पानी यहाँ से निकलना शुरू हो चुका है। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि दिल्ली के तमाम सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर अभी भी जल भराव है। कई सारे ट्रैफिक रूट्स को डाइवर्ट कर दिया गया है। आईटीओ से अभी हम लोग होकर आए हैं, आईटीओ पर भी तकरीबन 1 से 1.5 फीट अभी पानी भरा हुआ है। उस रास्ते को भी बंद कर दिया गया है। आईटीओ एक प्रमुख ट्रैफिक जंक्शन है क्योंकि मध्य दिल्ली से दक्षिणी दिल्ली को जोड़ता है, यमुना पार के लाखों लोगों को वो जोड़ता है। तो एक आईटीओ जो है वो बहुत ही व्यस्ततम आप कह सकते हैं कि ट्रैफिक जंक्शन चौराहा है। तो उसके बंद होने से तमाम सारे लोगों को दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन अब चूँकि ये बाढ़ का पानी है तो ऐसे में दिक्कत तो होगी ही। अब चाहिए दिल्ली सरकार को, नगर निगम को कि एक साथ बैठकर बहुत ही मुस्तैदी के साथ में काम करें, क्योंकि आने वाले समय में चुनौतियां स्वच्छ पानी पीने के मुहैया कराने की है। जहां जहां पर गंदगी है उसको साफ सफाई की है, क्योंकि उससे बीमारियों के फैलने का भी खतरा रहता है। दिल्ली से प्रेम सिंह के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। यमुना में बाढ़ के कारण दिल्ली का निगम बोध घाट और गीता कॉलोनी शमशान घाट बंद कर दिया गया है। ऐसे में गाजीपुर शमशान घाट में पहले के मुकाबले ज्यादा अंतिम संस्कार हो रहे हैं। यमुना में बाढ़ आने से यमुना से सटे निगम बोध घाट और गीता कॉलोनी शमशान घाट को फिलहाल बंद कर दिया गया है। वहां पर अंतिम संस्कार नहीं हो पा रहे हैं। निगम बोध घाट में सबसे ज़्यादा हर रोज़ करीब 100 लोगों के अंतिम संस्कार होते थे, लेकिन जिस तरह से बाढ़ आने के बाद उसे बंद कर दिया गया है, अब उसके आसपास के इलाकों में लोग जा रहे हैं अंतिम संस्कार के लिए। इस वक्त मैं हूं गाजीपुर के शमशान घाट पर और यहाँ के जो पंडित हैं अरविंद मिश्रा जी, उनसे बात करते हैं। अरविंद जी, जिस तरह से निगम बोध घाट बंद हो गया है, गीता कॉलोनी शमशान घाट बंद हो गया है, किस तरह का फर्क आप देख रहे हैं? कुछ नहीं, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है, यही 7-8 बोटियों का फर्क पड़ा है। अच्छा। और कोई ज़्यादा नहीं। अच्छा। इधर उधर पास पास के आप आदमी जा रहा है अपने। अच्छा। अगल बगल में। अच्छा। तो शमशान घाट जो निगम बोध घाट है उससे काफ़ी नज़दीक आपका गाजीपुर का है, तो यहाँ शव 7-8 से ज़्यादा संख्या बढ़ गई है। हाँ, कुछ बढ़ गई है संख्या। अच्छा। तो एमसीडी की तरफ से आपको कहा गया था तैयार रहना आप? बिल्कुल बिल्कुल, सूचना दी गई है। अच्छा। क्या कहा गया था उनकी तरफ से? उन्होंने कहा था कि तैयार रहो, बोटियों का कुछ प्रभाव बढ़ सकता। मैंने कोई दिक्कत नहीं बढ़ना। तो पहले आपके यहाँ कितने शव आते थे, अब कितने आ रहे हैं? पहले ये 10 से 12, अब लगभग 20 के लगभग आ रहे हैं। अच्छा। तो सारे इंतजाम है आपके यहाँ? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अभी तो पता नहीं पानी कब तक कम होगा या कोई नहीं, पूरा इंतजाम है मेरा। पूरा इंतजाम है। तो लोग थोड़ा परेशान जरूर हो रहे हैं, दूर दूर जाना पड़ रहा है। यहाँ हमारे यहाँ के कोई परेशान नहीं हो रहा। आना है दूर से आदमी तो उसमें कोई थोड़ी बहुत तो दिक्कत आती है। दूर दूर से लोग आ रहे हैं। बिल्कुल, थोड़ी बहुत तो दिक्कत आप ये आती है। सारे इंतजाम आपके? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो एमसीडी की ओर से कुछ और कहा गया आपको? एमसीडी की तरफ से यही पानी व्यवस्था, बिजली व्यवस्था, साफ सफाई की वो हम लोग रखते ही हैं। बाकी एमसीडी ने पूरी सपोर्ट करी है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा। तो ये पंडित हैं यहाँ के अरविंद मिश्रा जी, इनका कहना ये कि पहले 10-12 शव आ रहे थे और अब जो शव की संख्या है वो करीब 20 से 22 हो गई है। निगम बोध घाट और गाजीपुर घाट बंद होने से जो आसपास के इलाकों में शमशान घाट हैं वहाँ पर लोग जा रहे हैं और वहाँ पर अंतिम संस्कार हो रहे हैं, चाहे वो पंजाबी बाग हो या फिर दूसरे इलाके हों दिल्ली के। वहाँ पर जो अंतिम संस्कार हैं वो पहले के मुकाबले ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि दिल्ली का अगर सबसे बड़ा शमशान घाट देखें तो वो निगम बोध घाट है, जहाँ पर हर रोज़ करीब 100 लोगों के अंतिम संस्कार होते थे, लेकिन वो फिलहाल बंद है। और उसके चलते अब जो आसपास के शमशान घाट हैं वहाँ पर अंतिम संस्कार पहले के मुकाबले कहीं ज़्यादा हो रहे हैं।
नई दिल्ली से कैमरामैन जेवियर के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। तो इस बाढ़ के कारण दिल्ली में लोगों को अलग अलग तरह की परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। वैसे धीरे धीरे पानी का स्तर तो कम हो रहा है, लेकिन अब सियासी पारा चढ़ रहा है। आज दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर दिल्ली के खिलाफ षड्यंत्र करने का आरोप लगाया है। उन्होंने साफ कहा कि साजिश के तहत हथनीकुंड बैराज से जानबूझकर पानी छोड़ा गया और इसमें बीजेपी का हाथ है। इन आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। 10, 11, 12, 13, 14, 15 आज 15 तारीख है, छठा दिन है। दिल्ली में बारिश नहीं हुई, कहीं हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो गई हो, दिल्ली में कोई बारिश नहीं हुई, मॉडरेट रेन भी नहीं हुई। और सवाल यह होता है कि जब 6 दिन से दिल्ली में बारिश हो ही नहीं रही तो दिल्ली के अंदर बाढ़ क्यों आ रही है? दिल्ली में यमुना का स्तर बढ़ क्यों रहा है? और इसका जवाब है भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित केंद्र और हरियाणा की सरकार दिल्ली के लोगों के खिलाफ एक षड्यंत्र के तहत, एक कॉन्स्पिरेसी के तहत दिल्ली को बाढ़ में झोंकने की पूरी कोशिश कर रही है। यहां के जो नागरिक हैं उनको असुविधा हो रही है। पानी जगह जगह जमा हुआ है और हमने देखा किस तरह से एक केंद्र की सरकार है, भारतीय सेना है, एलजी साहब का ऑफिस है, एनडीआरएफ की टीम है, रात दिन एक करके जनता की सेवा में लगे हैं। इंडियन आर्मी वो काम कर रही है जो एक चुनी हुई दिल्ली की सरकार को एक निठल्ले, भ्रष्टाचारी, धोखेबाज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को करना था। यमुना नदी में उफान का असर गाजियाबाद के कुछ इलाकों में भी दिख रहा है। लोनी इलाके की कई कॉलोनियों को देखा जा रहा है जहां पर पानी घुस गया है। ट्रोनिका सिटी इंडस्ट्रियल एरिया के साथ ट्रोनिका सिटी के रिहायशी इलाके और अंसल कॉलोनी में भी पानी आ गया है। स्थानीय लोग काफी परेशान हैं। मैं इस वक्त गाजियाबाद के ट्रोनिका सिटी में मौजूद हूं और आप देख सकते हैं कि यहां पर किस तरीके से पानी भरा हुआ है। मकानों में पानी भरा हुआ है, फैक्ट्रियों में पानी भरा हुआ है और हजारों लोग इससे प्रभावित हुए हैं। और इस पानी में आप देखिए कि मैं खुद ट्रैक्टर ही एक ऐसा यहाँ पर वाहन है जो आपको पहुँचा सकता है। तो यही वजह है कि हम लोग ट्रैक्टर से जो है वो ट्रोनिका सिटी में आए हैं। और ये बताया जा रहा है कि ये जो पानी है ये अलीपुर का एक पुश्ता है, वो पुश्ता टूटने की वजह से आप देखिए कि कमर कमर तक पानी भर चुका है। और यहाँ रहने वाले जितने लोग हैं वो सब परेशान हैं। बीते 3-4 दिनों से यहाँ पर बिजली नहीं है, पानी की किल्लत है। और अगर आवश्यक आपको सामान खरीदना है, आप दिखाइए जरा, सामान दिखाइए, आटा केला लोग खरीद के बाहर से लेकर जा रहे हैं। ये आप देखिए, ये आवश्यक जो खाना है, खाना तक नहीं है। और यहाँ पर अभी तक कोई उस तरीके से जो है वो सुध लेने के लिए नहीं आया। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं और कमर तक पानी भरा हुआ है। ये ट्रोनिका सिटी के हालात हैं। दिल्ली में तो आपने बाढ़ देखी होगी, लेकिन दिल्ली से कहीं ज्यादा हालात दिल्ली से सटे हुए लोनी के इलाके में ये ट्रोनिका सिटी जो पड़ता है यहाँ के हैं। और अभी तक गाजियाबाद प्रशासन का कोई भी यहाँ पर आला अधिकारी इन लोगों की सुध लेने के लिए नहीं आया है। जैन साहब ये बताइए क्या दिक्कत आ रही है? सर दिक्कत पिछले साल 20 साल से दिक्कत यहाँ पे है। आज अभी दिक्कत ये आई है, इतना पानी भरा हुआ है, कम से 5 से 6 फुट पानी भरा हुआ है यहाँ पे। कोई भी प्रशासन हेल्प करने को तैयार नहीं है। जब नहीं से वो कहते हैं कि हम प्रशासन यहाँ अधिकारी हम नहीं है आके। आप देखिए, आप देखा कल मरते हो आज मरो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये पानी कहाँ से आया है? अलीपुर बांध के टूटने से आया है। ये अलीपुर बांध टूटने से आ गया और यहाँ पे सीवरेज की व्यवस्था शुरू से नहीं है।
मतलब अगर बारिश का भी पानी आ जाए ना यहाँ पे तो यही हाल होता है यहाँ। और कोई ये आप लोग यहाँ पर तमाम सारे बुजुर्ग होंगे, मरीज होंगे, तो ये कैसे आखिर 4 दिनों से आप लोग घरों में कैद है? सर कैद ही है, ट्रैक्टर के सारे हैं, लाइट बंद है, इंडस्ट्री बंद है, पानी फैक्ट्री में 4 से 5 फुट पानी भरा हुआ है। अच्छा, एक खास बात और है कि इस ट्रोनिका औद्योगिक इलाके में हजारों की तादाद में फैक्ट्रियां हैं जिनका करोड़ों रुपए का जो सामान है वो नुकसान हो चुका है, चूंकि पानी भरने से फैक्ट्रियों में पानी भर गया, अत्याधुनिक जो मशीनें लगी हुई हैं वो सारी खराब हो गई हैं। तो ये आप देखिए, ये देखिए, बच गए ये इस तरीके से कई सारे गड्ढे हैं, ट्रैक्टर को आने में यहाँ पर इस तरीके से दिक्कत आ रही है। तो ये सर हम लोनीवासी तो आपको भी सैल्यूट करना चाहेंगे। ट्रोनिका सिटी का ये हाल है। और कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। भारत की एशियाड पदक विजेता टेबल टेनिस स्टार मनिका बत्रा और उद्योगपति वीटा दानी इस खेल को अल्टीमेट टेबल टेनिस यूटीटी के जरिए नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए पूरा जोर लगा रही हैं। एनडीटीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में इन्होंने उम्मीद जताई कि भारत चीन के एशियाड में 2018 से भी बेहतर कारनामे कर सकता है। हमारे साथ 2 ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने अपने अपने तरीके से स्पोर्ट्स को एक अलग मुकाम पर पहुंचाने की कोशिश की है। मनिका बत्रा है, सब लोग जानते हैं, भारतीय टेबल टेनिस की कई सालों से पहचान बनी हुई है और इनसे उम्मीद लगातार बढ़ती जा रही है। और वीता दानी मैम है जो यूटीटी को एक तरह से प्राइम मूवर है, यूटीटी को आगे बढ़ाने में पैसा लगाती हैं, इनका पूरा फैमिली कल्चर भी है इसमें। सबसे पहले मनिका, अभी हाल में ही आपने जो अभी लेटेस्ट आपकी विक्ट्री थी, एक ओलंपिक मेडलिस्ट को आपको हराना, एशियन गेम्स के पहले कितना कॉन्फिडेंस बूस्टिंग है, खासकर ये देखते हुए कि पिछला 1-2 साल कुछ खास अच्छा नहीं रहा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक मैं बहुत खुश हूँ जो अभी रिसेंटली मेरा मैच हुआ था चेन्नई चेंग, देन उससे पहले पेसोत्स्का के साथ स्लोवेनिया में। तो आई एम वेरी हैप्पी अपने परफॉर्मेंस से, जो मैंने खेला वहां पे, जिस कॉन्फिडेंस के साथ खेला। एंड ऑफ कोर्स ये मेरे को मोटिवेशन देता है, नॉट ओनली एशियन गेम्स, एशियन चैंपियनशिप, आगे के टूर्नामेंट्स के लिए भी, कि ऐसा मैं खेलती रही तो ऑफ कोर्स टॉप 20 ब्रेक कर सकती हूँ। वीता मैम, आपके लिए ये आप इतना यूटीटी एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे दुनिया भर के प्लेयर्स आ रहे हैं, एशियन गेम्स के पहले यूटीटी कितना फायदा हो सकता है टीम इंडिया के प्लेयर्स? मेरे हिसाब से ये हमारा टाइमिंग है वो बहुत सही है, क्योंकि मनिका जैसे प्लेयर्स है जिनको अच्छी प्रैक्टिस मिल सकती है, अच्छे प्लेयर्स हुआ वर्ल्ड क्लास, तो उनसे खेलना, उनके साथ खेलना और उनके अगेंस्ट खेलना दोनों ही उनके लिए हितकारक है और उनके लिए अच्छी प्रैक्टिस है। मनिका, आपसे पूछना चाहूंगा, यूटीटी आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है? तो लगता है फिर से 2018 रिपीट हो सकता है या हम उससे आगे जा सकते हैं? देखो, मैं अपने ऊपर ऐसा प्रेशर नहीं डालना चाहती, बट मेरे ख्याल से मैं और मेरी टीम पूरा अपना 100% देगी कि हम फिर से वो रिपीट कर सके या उससे अच्छा रिजल्ट ला सके। एक आपके टेक्निक्स, जब आप पहली बार वर्ल्ड लेवल पे छाई थी तो पिंपल रैकेट का आपने यूज किया था और टेक्निक से बाकी के लोग हैरान हुए थे। इस बार कुछ नया किया है एशियन गेम्स के लिए? ऑफ कोर्स मैं बहुत सारी चीजों पे काम कर रही हूँ मेरे कोच के साथ, अमन बालगू, एंड स्पारिंग पार्टनर। सो आई थिंक अभी एक एक चीज पे काम कर रही हूँ, एकदम से नहीं आती। आई थिंक एशियन तक आई कैन इम्प्रूव। वीता मैम, आपको पूछना चाहेंगे, बहुत जैसे मनिका कह रही है, छोटी छोटी चीज गेम में होती है जो सरप्राइज होती है, जो गेम चेंजर बन जाता है। आपको लगता है कि यूटीटी को उस प्लेटफॉर्म पे ले जाने के लिए कुछ ऐसे बड़े स्टार्स या नेम्स? अगर आप सचिन को देखेंगे, धोनी को देखेंगे, सब लोग टेबल टेनिस खेलते हैं बिकॉज इट्स गुड फॉर द हैंड आई कोऑर्डिनेशन। आप युवराज सिंह को देखिए, हरभजन सिंह को देखिए, इंटरनेशनल फुटबॉलर्स को देखिए, सब लोग टेबल टेनिस खेलते हैं। इसके लिए हमें जिसकी भी जरूरत है, वी आर वेलकमिंग ऑल। मनिका, वन फाइनल वर्ड, पिछली बार 2 था जकार्ता में हमें मेडल, इस बार टेबल टेनिस से 2 या 2 से ज्यादा होगा? मैं सेम बोलूंगी, मैं अपने ऊपर प्रेशर नहीं, मैं बस
तो आई थिंक अच्छा टीम है हमारा एंड हम पूरा अपना बेस्ट देंगे। विमल जी, यस मैम। विमल जी, मैं एक चीज आपको बताती हूँ। Yes, ma'am. मनिका, on behalf of not only Manika but all our paddlers, यस मैम। everybody plays to win. So I'm Correct. sure they will put their best foot front. यस मैम, उम्मीद करते हैं कि जैसा आप कह रही हैं, मनिका कह रही हैं, इस यूटीटी का, एशियन चैंपियनशिप का, इन सब का फायदा हो एशियन गेम्स में और हम ज्यादा मेडल जीत सकें। आप दोनों का एनडीटीवी से जुड़ने का बेहद शुक्रिया। थैंक यू सो वेरी मच।